आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति की। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचन किया जाता है और उसे कौन कौन सी शक्तियां और कार्य करने पड़ते हैं और उसे किस प्रकार अपने पद से हटाया जा सकता है। तो दोस्तों, भारत के जो राष्ट्रपति है उसका पद ब्रिटेन के सम्राट को ध्यान में रखकर बनाया गया था। ब्रिटेन का जो सम्राट होता है उसके नाम से सभी कार्य किए जाते हैं, लेकिन जो वास्तविक शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है वही भारत में स्थिति है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है। अब बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए पहली योग्यता यह है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए दूसरी योग्यता यह है कि वो अपनी 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरी योग्यता की बात करें तो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए तो 25 वर्ष की उम्र होती है, लेकिन यहाँ पर 35 वर्ष की उम्र आवश्यक है। वो मानसिक रूप से दिवालिया या पागल न्यायालय द्वारा घोषित नहीं हो, ये लोकसभा के सदस्य बनने की शर्त है, तो ये भी होनी आवश्यक है। चौथी शर्त की बात करें तो वो भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी भी स्थानीय सरकार में लाभ का पद धारण नहीं किए हो, अर्थात वो सरकार से वेतन के रूप में कोई भी राशि प्राप्त नहीं कर रहा हो। अगर वो कर रहा है तो उसे त्यागपत्र देना होगा, तभी वो राष्ट्रपति पद के लिए आवेदन कर सकता है। अब राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सा निर्वाचक मंडल होता है, कौन कौन चुनाव में भाग लेता है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए उसके नामांकन दाखिल करने के लिए कम से कम 50 संसद के सदस्य प्रस्तावक के रूप में होने चाहिए और 50 ही उसको प्रस्ताव को अनुमोदन करने वाले होने चाहिए, तब वो उसमें नामांकन कर सकता है, आवेदन कर सकता है राष्ट्रपति पद के लिए। अब बात आती है कि कौन कौन लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। केवल राज्यसभा के उन 12 सदस्यों को छोड़कर जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, उनको छोड़कर बाकी सभी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। दूसरी बात करें तो राज्यों की सभी विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। 1992 के 70वें संविधान संशोधन में किया गया कि केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभाएं गठित है उसके सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो केवल दिल्ली और पौंडीचेरी ऐसी है केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभाएं कार्यरत है, तो वहां के जो विधानसभा के सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब जो इसका चुनाव होता है वो किस प्रकार का होता है। तो इसका चुनाव जनता के द्वारा नहीं होता, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है राष्ट्रपति का, इसलिए इसका नाम होता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली उपयोग में ली जाती है राष्ट्रपति चुनाव के लिए। जो जनसंख्या होती है उसके अनुपात में विधायकों का मत मूल्य किया जाता है। राजस्थान का जो एक विधायक का मत मूल्य वर्तमान में 129 है। बात कर लेते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों और उसके कार्यों की। तो राष्ट्रपति की शक्तियों को हम 2 भागों में बांट देते हैं, सामान्यकालीन शक्तियाँ और संकटकालीन या आपातकालीन शक्तियाँ। तो पहले बात कर लेते हैं सामान्यकालीन शक्तियों की। तो सामान्यकालीन शक्तियों में पहली शक्ति है प्रशासनिक शक्ति। अनुच्छेद 53 ये कहता है, जो हम पूर्व में देख चुके हैं, कि समस्त जो कार्यपालिका, संघ की जो कार्यपालिका है उसके समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे। ये उसकी प्रशासनिक शक्ति है पहली। दूसरी शक्ति की बात करें तो नियुक्ति संबंधी शक्ति या उसके अधिकार। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चाहे से प्रधान न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश, उन सभी की नियुक्ति का अधिकार होता है। साथ ही साथ संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्य, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, CAG,
जिसे महालेखा परीक्षक कहा जाता है, विदेशों में नियुक्त होने वाले राजदूत, इन सभी को नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। अब बात कर लेते हैं, क्या राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है? तो प्रैक्टिकल रूप में ये होता है, जिस व्यक्ति को, जिस दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, उसी दल के नेता को सामान्यतः प्रधानमंत्री बनने के लिए बुलाया जाता है। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का। तो राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां हैं, उसमें पहली है संसद के सत्र को आहूत करना और उसका विघटन करना, ये राष्ट्रपति ही करता है। लोकसभा का जब गठन हो जाता है तो संसद को सत्र को बुलाना और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। जब नई लोकसभा का गठन होता है तो पहला अभिभाषण राष्ट्रपति का ही होता है। ये राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है। तीसरे अधिकार की बात करें तो कोई भी ऐसा बिल जो नए राज्य बनाने वाला बिल या राज्यों में की सीमाओं में परिवर्तन करने वाला बिल हो, या धन विधेयक हो, या व्यापार से संबंधित कोई प्रतिबंध लगाने वाला ऐसा बिल हो, तो ऐसे बिल, सभी बिल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किए जा सकते। राष्ट्रपति को लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन नियुक्त करने का अधिकार होता है अगर उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो लोकसभा में नहीं है। राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है जो कला, विज्ञान, खेल या फिल्मों में विशिष्ट योगदान देते हैं, उनको वो मनोनीत कर सकता है। बिल पर दोनों सदनों में मतभेद है तो राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन दोनों सदनों का बुलाया जा सकता है। बात कर लेते हैं राष्ट्रपति की चौथी शक्ति की। तो राष्ट्रपति भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष आय व्यय का जो ब्यौरा है वो संसद के पटल पर राष्ट्रपति द्वारा रखवाया जाता है। अगर कोई धन विधेयक है या लेखानुदान की मांगे हैं तो वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद में प्रस्तुत नहीं की जा सकती। पांचवी शक्ति की तो वो है न्यायिक शक्ति। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को ये शक्ति है कि वो चाहे से किसी भी न्यायालय द्वारा दोषित व्यक्ति की सज़ा को माफ़ कर सकता है, मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ कर सकता है, उसकी सज़ा को कम कर सकता है। कोर्ट मार्शल किए गए किसी व्यक्ति को जहां मृत्युदंड दिया गया है उसको पूर्ण रूप से माफ़ कर सकता है। बात कर लेते हैं राष्ट्रपति की संकटकालीन या आपातकालीन शक्तियों की। तो भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार की संकटकालीन शक्तियां प्राप्त है। पहली, अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, भारी आक्रमण या आंतरिक अशांति उत्पन्न होने पर भारत का राष्ट्रपति देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। 1977 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पर ही आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो विपक्ष की सरकार अर्थात मोरारजी देसाई की सरकार जब आई तो वह 44वां संविधान संशोधन लेकर आई और अनुच्छेद 352 में 4 संशोधन किए गए। पहला संशोधन ये किया गया कि इसमें से आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया। दूसरा, लिखित मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श के आधार पर ही राष्ट्रपति 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आपातकाल लगने के 1 माह के अंदर संसद द्वारा 2/3 बहुमत से इसे पारित करना आवश्यक कर दिया गया। चौथा ये किया गया कि इसको एक साधारण बहुमत द्वारा, लोकसभा के साधारण बहुमत द्वारा इसे समाप्त, आपातकाल को समाप्त किया जा सकता है। ये 4 संविधान संशोधन किए गए। उसमें संकटकालीन शक्ति की बात करें तो वह है अनुच्छेद 356 के तहत जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से विफल हो गया हो और राज्यपाल जो राष्ट्रपति का एक नुमाइंदा होता है, एक दूत होता है, उसका मैसेंजर होता है, उसको ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य की जो व्यवस्था है वो बिगड़ गई है, तो राष्ट्रपति को इस प्रकार की सिफारिश करता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। तो फिर राष्ट्रपति वहाँ की जो विधानसभा है उसको भंग कर
राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। अब अनुच्छेद 356 में 2 माह के भीतर जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है उसकी 2 माह तक संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती, राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। अगर संसद की स्वीकृति ले ली गई तो वो 6 महीने तक वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू रहता है। और इस तरह आप संसद की स्वीकृति बढ़ाते बढ़ाते अधिकतम 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन रह सकता है किसी भी राज्य में। जम्मू कश्मीर इसका अपवाद रहा है और पंजाब इसका अपवाद रहा है, वहाँ पर इसकी अवधि बढ़ाई गई थी कई बार। शक्ति की बात करें तो वह है वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत। राष्ट्रपति को ये लगता है कि भारत की जो जमा पूंजी है, वित्तीय साख है, वो खतरे में आ गई है, वो स्थायित्व में नहीं है, तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो बैंक में जितने भी जमा पैसे हैं, पूंजी है, सोना है, वह सब सरकार द्वारा जब्त किया जा सकता है या निश्चित मात्रा में ही नागरिकों को दिया जा सकता है। पिछले 70 सालों में ऐसी कभी स्थिति नहीं आई कि भारत में वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सके। हम बहुत खुशनसीब हैं। अब बात कर लेते हैं भारत के राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया बताई गई है कि किस प्रकार राष्ट्रपति को पदच्युत किया जा सकता है। लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी सदन महाभियोग की प्रक्रिया के लिए प्रस्ताव ला सकता है, लेकिन जो प्रस्ताव लाने वाला सदन है उसके कुल सदस्यों के 1/4 मतलब 25% सदस्यों के उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होने चाहिए। प्रस्ताव लाया जाता है, उसके 14 दिन के बाद महाभियोग की प्रक्रिया उस सदन में रखी जाएगी, प्रक्रिया चलाई जाएगी। और अगर उस प्रस्ताव पर 2/3 सदस्य सहमत हैं, उस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं, तो वो प्रस्ताव दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन द्वारा उस प्रस्ताव की जांच करवाई जाती है और जांच करवाने के पश्चात अगर दूसरा सदन भी उस प्रस्ताव को 2/3 सदस्यों के बहुमत से पास कर देता है तो उस महाभियोग की प्रक्रिया को पास माना जाता है और राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है। तो ये महाभियोग की प्रक्रिया इस प्रकार होती है। भारत का सौभाग्य है कि कोई भी राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया से अब तक नहीं हटा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।